Good morning to all of you. I am DK Jha, present here with Sanskrit grammar. It is more effective grammatical portions for every student, so it must for you. You will listen carefully. आज मैं जिस तथ्य की और चर्चा करने जा रहा हूँ वह व्याकरण खंड के विशेष रूप शब्द रूप के प्रति दर्शाता है। अब देखिए, सबसे पहले लोग सभी जानते हैं शब्द क्या है, मैंने पहले भी कहा है। अब उसके रूप का व्याख्या, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज़ करते हैं जब वो जिसको हम लोग कहते हैं शुद्ध भाषा में डेक्लाइन, ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, कंजुगेट भी कहते हैं, डेक्लाइन भी होता है, हम लोग पढ़े हैं ना। तो कंजुगेट और डेक्लाइन, धातु रूप शब्द रूप, ठीक है। तो आप लोग ये पढ़ते हैं किसी चीज़ को, तो पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि वो कोई शब्द है। तो शब्द क्या है? कहता है मूल धातु। मूल धातु का मतलब क्या? जहाँ से क्रिया का जन्म हुआ, जहाँ से क्रिया के शब्द क्रिएट किए गए, ठीक है, जहाँ से क्रिया के शब्द क्रिएट किए गए, उनको छोड़कर सभी सार्थक शब्द प्रतिपादिक होते हैं, अर्थात वह एक दूसरे पर डिपेंडेंट करते हैं। इन्हीं प्रतिपादिक के अंत में पद निर्माण के लिए प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जब किसी शब्द को विशेष रूप से बनाया जाता है तो उसके साथ जब उसकी विशेषता को दर्शाएंगे, विशेष रूप से बनाएंगे, तो संस्कृत ग्रामर कहता है कि उसके साथ हमेशा होना तो चाहिए शुभ प्रत्यय, लेकिन मैं केवल आपसे प्रत्यय कहूँगा क्योंकि अभी आपने शुभ प्रत्यय पढ़ा नहीं है। तो शुभ प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ लगने वाले, संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ लगने वाले कारक चिन्हों को प्रत्यय तथा क्रिया रूप बनाने के लिए धातुओं के साथ लगाने वाले शब्द प्रत्यांत कहलाते हैं। प्रतिपादिक शब्द दो प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रतिपादिक, मैं पूछूंगा प्रतिपादिक किसे कहते हैं, तो बच्चे समझ नहीं पाते कि सर क्या बोल रहे हैं। तो उसके लिए पहले आपको थोड़ा एक्टिवेट होना होगा, थोड़ा माइंड को ओपन करना होगा, ब्रॉड करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए प्रतिपादिक शब्द होता क्या है। वे वैसे शब्द जो अंत में व्यंजन शब्दों से युक्त होते हैं, ध्यान दीजिएगा, व्यंजन शब्दों से युक्त होगा मतलब हलंत लगा हुआ होगा, है कि नहीं है। तो क्योंकि व्यंजन शब्द से, व्यंजन वर्ण से जो भी जुड़ा हुआ होगा, अब मैंने इसलिए कहा व्यंजन, केवल स्वर नहीं बोला, क्योंकि उनके अंत में हलंत देखा जाता है। तो हलंत जैसे ही लगा, इसका मतलब वह शब्द या वह वर्ण अपूर्ण है, वह वर्ण या वह शब्द अपूर्ण है। जैसे मानिए कि अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के क्रम में कोई व्यवस्था ऐसी लग गई कि हम पढ़ नहीं पाए, इट मे बी यू आर मेरिटोरियस, लेकिन किसी व्यवस्था के कारण आप पढ़ नहीं पाए। तो पढ़ नहीं पाए इसका मतलब क्या? कि आपका जो रूप है, जो आपकी गुण है, वह सामने आ नहीं पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि समस्या आई। तो इसको भी समझने के लिए जब आप किसी वर्ण में हलंत लगा हुआ देखें, वैसे बता दूं मैं कि वो हलंत जो होता है केवल व्यंजन के वर्णों में ही लगता है, व्यंजन के वर्णों में ही लगता है। स्वर वर्णों के साथ कदापि हलंत का प्रयोग ना करें, वह बिल्कुल गलत करना होगा। हलंत तथा स्वरांत, अर्थात जिसके अंत में स्वर का प्रवेश ना हो, ठीक है। अजंत में क्या होता है? जिसके अंत में स्वर का प्रवेश निषेध होता है, अर्थात स्वर वर्ण नहीं होता है। जैसे राम, लोग लिखते हैं रोआकर रा मो, लेकिन होना चाहिए रोआकर रा मो हलंत राम। हरि, गुरु, गो इत्यादि, इसके अंत में व्यंजन है, इसके अंत में क्या है? व्यंजन है। अब सबसे पहले हलंत, अजंत हो गया और हलंत समझ लीजिए। अजंत और हलंत में क्या अंतर है? अजंत में कहता है कि दोनों का अंत व्यंजन में ही होता है, परंतु एक में हलंत नहीं होगा और एक में हलंत होगा। तो अजंत के जो शब्द होंगे उसमें हलंत नहीं होगा, अजंत के शब्दों में हलंत नहीं होगा और हलंत के शब्दों में अजंत नहीं होगा।
जैसे आप लोग लिखते हैं महत मोह तो हलंत, मोह तो हलंत, जी हाँ, तो वो किसका शब्द कहलाएगा? हलंत का। वो किसका शब्द कहलाएगा? हलंत का। और जिसके अंत में हलंत ना हो, अजंत का। तो इस प्रकार से आप लोग जान सकते हैं कि कौन सा शब्द अजंत है और कौन सा शब्द हलंत है। तो बच्चों, इसके साथ मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। अब बताया गया है मुख्य रूप से व्याकरणिक दृष्टिकोण से संज्ञा शब्दों के 6 वेद संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत होते हैं। देखिए, संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा शब्द के 6 वेद होते हैं। पहला अजंत, मैंने पहले ही बताया आपको कि अजंत क्या है? जिसके अंत में हलंत ना हो, जिसके अंत में हलंत ना हो, जिसके अंत में हलंत नहीं होता है वह अजंत कहलाता है। जिसके अंत में हलंत नहीं होता है वह अजंत कहलाता है, और जिसके अंत में हलंत होता है वह अजंत नहीं कहलाएगा। अब देखिए, फिर अजंत स्त्रीलिंग, अजंत स्त्रीलिंग, और फिर अजंत नपुंसकलिंग। तो पहले मैं अजंत पुल्लिंग का एक उदाहरण दे दूँ आपको। हरि, साधु, पितृ। क्यों कहा मैंने इसको अजंत पुल्लिंग? क्योंकि ये पुल्लिंग के शब्द हैं और हलंत से विहीन हैं। पुल्लिंग के शब्द हैं और हलंत से विहीन हैं, जिस कारण से इनको हम इस रूप में लाते हैं। अब देखिए, अजंत स्त्रीलिंग अर्थात ऐसे शब्द जो स्त्रीलिंग के हैं परंतु इनके अंत में हलंत का प्रयोग नहीं है, हलंत का प्रयोग नहीं है। उसके बाद अजंत नपुंसकलिंग, वे शब्द जो नपुंसकलिंग के तो हैं परंतु हलंत विहीन है, हलंत इनसे नहीं जुड़ा हुआ है। तो बच्चों, इसी प्रकार से हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग और हलंत नपुंसकलिंग, मतलब केवल आपको लिंग चेक करना है। ध्यान दीजिएगा, केवल आपको लिंग चेक करना है शब्द का कि वह किस लिंग से मतलब संबंध रखता है, पुल्लिंग से है, स्त्रीलिंग से है या नपुंसकलिंग से है। उसके बाद ये थोड़ा सा चेक करना है उसमें हलंत है या नहीं है। अगर उसके अंत में हलंत नहीं होगा तो वह अजंत होगा। आंख मूंद के आप उसको अजंत कह सकते हैं। लेकिन यदि उसके अंत में हलंत होगा तो वह हलंत का ही शब्द कहलाएगा। तो बच्चों, आज के मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आपको इस चीज़ को समझने में कोई ख़ास कठिनाई नहीं हुई होगी। यह व्याकरण खंड शब्द रूप प्रकरण का है और थोड़ा जान लें और अपने विचार मुझे ज़रूर अपना लिख कर भेजें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कि आपने इस पद में शब्द रूप प्रकरण में जो मैंने आपको अजंत और हलंत पढ़ाया उसमें आपने क्या समझा। तो थोड़ा अपना विचार मुझे देने की कृपा करेंगे। तब तक के लिए बच्चों, थैंक यू।